નમસ્કાર, પ્રોપર્ટી ગુરુની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ઝરણા અલકંટી અને આજે આપણે નાઇટ ફ્રેન્કની ઓફિસમાં ઉપસ્થિત થઈને ખાસ નાઇટ ફ્રેન્કનો જે આ રિપોર્ટ આવ્યો છે રેસિડેન્શિયલને લઈને અને ઓફિસ સ્પેસને લઈને એની વાત કરવાના છે. તો એને માટે આજે હું નાઇટ ફ્રેન્કની ઓફિસમાં હાજર છું. સૌથી પહેલાં આપણે સાંભળીએ ગુલામ ઝિયાજીએ આ रिपोर्टના लॉन्च ઉપર શું કહ્યું. हमारी इस रिपोर्ट का जो सेंट्रल आइडिया है वो तो है ऑफिस सेगमेंट में तकरीबन 72 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन हुआ है टॉप के 8 शहरों में, और दूसरी तरफ इन्हीं 8 शहरों में जो रेसिडेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो मकानों की बिक्री हुई है, वो तकरीबन 3.5 लाख मकान बिके हैं इन 8 शहरों में. अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी अगर हम फोकस कर दें, वो सेगमेंट बहुत सिकुड़ गया है. मुश्किल से 24-25% ही ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 50 लाख के नीचे के हुए हैं, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंताजनक परिस्थिति प्रेजेंट कर रहा है. તો ગુલામ ઝિયા પાસેથી આપણે સાંભળ્યું કે આ રિપોર્ટના ખાસ કી ફાઇન્ડિંગ્સ કયા રહ્યા છે અને હવે આ રિપોર્ટ અંગે વધારે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર જોડાઈ ગયા છે विवेक राठी. विवेक जी, आपका स्वागत है CNBC बाजार पर प्रॉपर्टी गुरु के शो में. आज मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी आपके ऑफिस में हमारे शो के अंदर. तो आपका इस शो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है. पर ये जो आपका रिपोर्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है. हमने अभी गुलाम ज़िया जी को भी सुना कि जो हम लोग देख रहे थे कि इस ईयर की जब हम 2024 के एंड में जब बातें कर रहे हैं, हर किसी ने ये कहा है कि सेगमेंट में या पाया है, जो फिगर्स ने कहा है कि सेगमेंट वाइज ग्रोथ रही है, अफोर्डेबल थोड़ा पिछड़ा है और लग्जरी सेगमेंट यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. आपकी इस रिपोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी है कि ये जो लग्जरी सेगमेंट या अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, उसकी भी आपने इन डेप्थ एनालिसिस बताई है. तो क्या फाइंडिंग्स रहे हैं आपके, पहले इसके ऊपर नज़र डाल देते हैं. तो हाँ, ये बात सही है कि हाउसिंग मार्केट जो है, अगर हम देखते हैं बड़े शहरों में और इसी के साथ में कमर्शियल मार्केट में देखें, दोनों एक रिकॉर्ड लेवल पर आज एक्टिविटी देख रहे हैं, चाहे वो सेल्स को लेकर हो जाए या लॉन्चेस को लेकर हो जाए, और इसी के पीछे जो भावों में है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, रेजिडेंशियल सेगमेंट में भी, कमर्शियल सेगमेंट में भी. और ये जो बढ़ोतरी है, ये जो मिनिमम बेंचमार्क्स होते हैं उनसे बेहतर हो रही है. मतलब जैसे ऑफिस के केस में हम मानते हैं 5% कॉन्ट्रैक्ट चल एस्कुलेशंस होते हैं, लेकिन 3-4 मार्केट्स है जो 7% रेंट ग्रोथ कर रहे हैं. हाउसिंग के केस में भी वही बात है कि 12% 13% तक का प्राइस ग्रोथ हमने देखा है बेंगलुरु जैसे, हैदराबाद जैसे मार्केट्स में. तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा माहौल है. लेकिन यही बात है कि देखिए, एक्टिविटी लेवल्स बढ़ना एक चीज़ है. अगर एक्टिविटी लेवल्स बढ़ रही है, सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही है, तो वो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद सौदा हो जाता है, चाहे वो डेवलपर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या कंज्यूमर्स हो जिन्हें घर चाहिए. लेकिन जिस पॉइंट पे वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, वहाँ पे तकलीफ़ आएगी. अभी ये देख रहे हैं कि जो मिड और प्रीमियम सेगमेंट्स है, वहाँ पे एक्टिविटी बहुत अच्छी है, प्राइस ग्रोथ हुई है, लेकिन कंज्यूमर्स की एबिलिटी में है अभी भी घर ख़रीद पाना, जिसके वजह से ये सेल्स हो रही है. लेकिन जो लोअर सेगमेंट है, वहाँ पे प्रेशर देखा गया है. कुछ तरीके के इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे सरकार को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, जिसके वजह से वहाँ पे रुझान फिर से आने की उम्मीद है, लेकिन उसमें समय लगेगा. तब तक के लिए प्रीमियम सेगमेंट जो है, मिड सेगमेंट जो है, उन्हीं को पूरा दारोमदार लेकर चलना पड़ेगा. जी, तो ये आपने एक ओवरऑल इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स की यहाँ पे आपने बात की. आपने टॉप 8 सिटीज़ के सारे डेटास निकाले. थोड़ी इसके रीजंस वगैरह हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर कुछ नंबर्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए इन टर्म्स ऑफ लॉन्च और सेल की बात की है ना आपने इस रिपोर्ट में. हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मार्केट में क्या बिक रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से सारी बिज़नेस प्लानिंग की जाती है, फंडिंग अरेंज की जाती है, कस्टमर भी अपनी तैयारी करते हैं. तो ये जो लेवल है वो आज 12 साल के हाईएस्ट लेवल पर हम पहुंच गए हैं. हाउसिंग मार्केट में करीब 3.5 लाख घरों की हम बात कर रहे हैं जो बिके हैं इन 8 शहरों में.
अब ये इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इतना समय कैसे लग गया। जब हम बात कर रहे हैं 11 साल 12 साल, तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री रही है कि 2013-14 से लेकर के 2019 तक बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से ये मार्केट बहुत ही एक टफ़ फेज़ में चला। जैसे मैंने बताया है पहले भी कि रीज़न्स रहे हैं कि जो एक प्रॉमिस थी कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की और जो डिलीवर किया गया उसमें गैप था इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, क्वालिटी एंड अदर फैक्टर्स, विच इज़ वाई कस्टमर ट्रस्ट डिस्टर्ब हुआ था। इसी के साथ में प्राइसेस जो लेवल पे बढ़ गए थे, बहुत अनअफोर्डेबल हो गया था कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन उसके बाद वाले 7-8 सालों में साल दर साल बहुत सारे सुधार भी होने लगे सेक्टर में, चाहे वो रिफॉर्म्स को लेकर के हो, जिससे सप्लाई साइड की स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गई, अफोर्डेबिलिटी भी इम्प्रूव होते गई है साल दर साल। 2020-21 में हम हाईएस्ट या बेस्ट लेवल ऑफ अफोर्डेबिलिटी पे पहुंच गए, और इसी के वजह से ये जो 4 सालों का जो हाईएस्ट लेवल या अप साइकिल जो हम देख रहे हैं मार्केट में, वो केवल 4 सालों से नहीं रखता है रिलेशन, बट पूरे 11-12 सालों का एक लेवल का बेनिफिट जो है वो दिखते हुए आ रहा है। अब आगे चल के क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी तो ग्रोथ रेट्स जो है ओवरऑल मार्केट की लास्ट 3 सालों में ग्रोथ रेट्स में ज़रूर कमी आई है। जो हम मार्केट में 50% की ग्रोथ देखे थे 2022 में, वो कम होकर करीब 30-32% हो गई 2023 में। फिर 2024 में अभी 5-6% ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम ओवरऑल मार्केट में, और इसमें भी मेन कंट्रीब्यूशन प्रीमियम सेगमेंट्स का है। अफोर्डेबल सेगमेंट्स मार्केट शेयर्स में, वॉल्यूम्स में साल दर साल मार खा रहे हैं। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वापस लोअर सेगमेंट्स में लाने की ज़रूरत है इस जो रन को आगे रफ्तार देने के लिए। नहीं तो ठीक है, बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा हो जाएगा मार्केट का। जी, तो ये जो सपोर्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग की, या जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा रन लाने की ज़रूरत है, फोकस लाने की ज़रूरत है, ये सरकार को ही करना पड़ेगा या डेवलपर्स एंड से भी कुछ किया जा सकता है? तो देखिए, डेवलपर्स या प्राइवेट सेक्टर जो है उनका प्राइम इंटेंशन तो अपना बिजनेस मैनेज करना है, विच मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उसके लिए कमिटमेंट्स दिए गए हैं इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, इन टर्म्स ऑफ क्या रिटर्न्स है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए जिन सेगमेंट्स में, बिज़नेस सेगमेंट्स में एक डेवलपर पाएगा कि रिटर्न्स बन पा रहे हैं, मेरे कॉस्ट कमिटमेंट्स फुलफ़िल किए जा सकते हैं, और प्लस मेरी एक्सपर्टीज़ भी है, उन सेगमेंट्स में ज़्यादा रुझान रहेगा। और वो मिड एंड हायर सेगमेंट्स में वो रहा है, अफोर्डेबल सेगमेंट में नहीं रहा है। कई कारण हैं इसके। पहला है कि जैसे कि लैंड प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई है, जिसके वजह से लोअर सेगमेंट के मकान बनाना इवन वाइल इनकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है बनाना। इसी के साथ में जो प्राइस बेंचमार्क्स भी है लोअर सेगमेंट के, चाहे जिसमें जीएसटी का बेनिफिट मिलता हो, या फिर है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत बेटर इंटरेस्ट रेट्स मिलती हो, वो बेंचमार्क्स भी आज भी 6-7-8 साल पुराने लेवल्स पर है। तो जब इन चीज़ों को अटेंड किया जाएगा तब फिर वहाँ पर फिर से रुझान आएगा, लेकिन तब तक गवर्नमेंट के हाथ में ही बड़ा रोल रहेगा लोअर सेगमेंट्स को रिवाइव करने का, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने का। प्राइवेट सेक्टर लास्ट में ज्वाइन करेगा जब वो देखते हैं कि उनके लिए भी प्रॉफिट डायनामिक्स फिर से इतने बेहतर हो गए हैं कि वो वहाँ पर अटेंशन दे। या फिर है कि जब प्रीमियम सेगमेंट कोई वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भावों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के वजह से या कस्टमर ट्रस्ट डिस्टर्ब होने के वजह से, तब डेवलपर्स को, प्राइवेट सेक्टर को फिर से रीओरिएंट करना पड़ेगा, चाहे अफोर्डेबल सेगमेंट में, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रनवे है, लेकिन आज चूंकि दूसरे सेगमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, वहाँ पर कोई देख नहीं रहा है। जी, तो मतलब इसका अर्थ ये समझना चाहिए या नहीं कि प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा प्रीमियम जो सेगमेंट है वहाँ पे डेवलपर को अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं, और ये अफोर्डेबल सेगमेंट जो है वो उनके लिए अनवायबल हो रहा है। ये एक मेन रीज़न बन रहा है कि, और हमारे पास अफोर्डेबल की सप्लाई ही नहीं है, तो सेल्स के फिगर हमें कहाँ से आपके जैसे जो रिपोर्ट्स है उसमें देखने को मिलेंगे? हाँ, तो पहली बात है जैसे कि हमने देखा कि डिमांड साइड की जो बात है, सर्टेनली जब 2020-21 में
जो एक प्रॉपर्टी सेगमेंट में एक रुझान आया ऊपर की तरफ, जब सब कस्टमर्स ने, लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमें अच्छे घरों में रहने की ज़रूरत है, बड़े घर चाहिए, घरों की वैल्यू है, चाहे काम के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर अपने जीवन के एक्सपीरियंस के लिए। और जब शुरुआत हुई इस अप साइकिल की तो लोअर सेगमेंट्स ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पर इन्वेंट्री भी थी, अफोर्डेबिलिटी भी सपोर्टिव थी और कस्टमर्स की भी एबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले, ये जो ट्रेंड है लोअर सेगमेंट्स का वो श्रिंक होते गया। पर्टिकुलरली जैसे हमने देखा कि भाव उतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं लोअर सेगमेंट में, लेकिन फिर भी भाव बढ़े हैं वहाँ पर भी। सालाना 6 से 8-9% वहाँ पर भी बढ़े हैं लास्ट 4 सालों में। उसके अलावा होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में भी करीब 2-2.25% की बढ़ोतरी हुई है लास्ट समझ लीजिए 4 सालों में। अभी स्टेबल है, लेकिन तो अब वो जो 2-2.25 परसेंटेज पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी करीब 14-15% कम हो जाती है ऐसे कस्टमर्स की। और इसी के साथ में क्योंकि इस सेगमेंट में डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा बीच में, जिसे हमने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना की जो CLSS स्कीम थी वो भी अप्लीकेबल नहीं थी, जिसमें 2,70,000 रुपये करीब तक का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाता था, तो वो भी नहीं थी। तो दूसरे सेगमेंट्स चल रहे थे लेकिन ये स्कीम नहीं चल रही थी। अब फिर से उसे रिवाइव किया गया है, बेनिफिट अमाउंट कम है लेकिन फिर से रिवाइव किया गया है। तो इन सभी कारणों के वजह से अफोर्डेबल सेगमेंट एक तरीके से बहुत ही अनचाहा सेगमेंट बन गया था। और इसी के साथ में देखिए प्राइवेट एंटरप्राइज को तो बिज़नेस करना है, एंटरप्राइज रन करने के लिए जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट चलेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं बिजनेसमैन, जहाँ पर भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी ओरिएंटेशन होगा। और वही ओरिएंटेशन के तहत पहले ऑफिस स्पेस में अटेंशन था, अब वो ऑफिस स्पेस से भी चेंज होकर मिड एंड प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में हो गया है, जहाँ पर सेल्स वेलोसिटी अच्छी है, प्राइस ट्रेंड भी अपवर्ड्स है, इसलिए मार्जिन्स पे बहुत अच्छा कुशन आ जाता है जब तक प्रोजेक्ट्स आप एग्जिट करते हैं। और जैसे हमने देखा कि इन्वेंट्री लेवल्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की इन्वेंट्री लेवल्स है, जो एक बहुत बड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जी, तो ये इन्वेंट्री पे ही मैं आपसे बात करना चाहती कि 2 साल की इन्वेंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो शायद ये कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ 2 साल में ये इन्वेंट्री तो एब्जॉर्ब होनी ही है जिस तरीके की हम डिमांड देख रहे हैं। और आगे मुझे ये आपसे जानना है कि जो आपने जो ग्रोथ हमने यहाँ अपर सेगमेंट में पाई है, उसकी जो आपने कैटेगरीज बनाई है, जो 10 करोड़ से ऊपर की, 50 करोड़ के ऊपर की, वो थोड़े फिगर्स और आपकी जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है वो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। तो देखिए कि जो 1 करोड़ के ऊपर का सेगमेंट है वो आज सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है। 44% आज उस सेगमेंट में बिक रहा है। उसके बाद में फिर दूसरे लोअर सेगमेंट्स हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि अब हम बहुत बात करते हैं 50 लाख के नीचे का प्रोडक्ट जहाँ पे प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर धीरे धीरे केवल 50 लाख के कस्टमर्स पे ही नहीं रहा है। अब वो 1 करोड़ और कुछ केसेस में, कुछ मार्केट्स में 1.5 करोड़ वाले बजट लेके भी जो कस्टमर्स चले हैं उनके लिए भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ है कि जो हायर सेगमेंट्स है, जैसे मान लीजिए 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ और 5 से 10 करोड़, वो वाले सेगमेंट है वो अभी भी एक्टिव है। ओवरऑल मार्केट का वो केवल 4% ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये सेगमेंट्स। कुछ पॉकेट्स है, जैसे कि मान लीजिए हमने 20 से 50 करोड़ वाले सेगमेंट में देखा, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा आई है, जिसके वजह से इन्वेंट्री पोजीशन भी 4.5-5 साल तक पहुँच गई है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे जो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है 50 करोड़ के ऊपर, वहाँ पर इन्वेंट्री कोई ज़्यादा है आई नहीं है, और इस वजह से वहाँ पे अभी भी कंफर्टेबल माहौल बना हुआ है। तो लार्जली ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेंट्री पोजीशन के हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर का सेगमेंट आज बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशनड है, बिकॉज सेल्स अच्छी हो रही है। अगर सेल्स वेलोसिटी कम हो जाती है तब फिर ये चीज़ें चेंज हो सकती है। बिरल जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि थोड़ा गुजरात के बारे में, अहमदाबाद का, आपकी जो सिटीज़ में अहमदाबाद भी इंक्लूड है, यहाँ पे आपके क्या फाइंडिंग्स रहे हैं अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो?
तो रेजिडेंशियल मार्केट अहमदाबाद में भी हमने अच्छी ग्रोथ देखी है। हमने वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी को भी एक बहुत अच्छे लेवल पर पाया है। जो हम अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ इन द टॉप 8 सिटीज़ जहाँ पे हमने एनालिसिस किया है। और इसी के साथ में जो सप्लाई आई है प्रोडक्ट्स की, इनके वजह से ये मुमकिन हो पाया कि अहमदाबाद में हाउसिंग मार्केट की ग्रोथ अच्छी रही। पर्टिकुलरली जो मिड सेगमेंट है 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ के ऊपर वाले सेगमेंट्स, इन दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखी गई। भाव में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी हमने दूसरे मार्केट्स की बात की, खास करके गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन मार्केट्स की बात की। तो इन सब के वजह से एक अच्छा माहौल बना और अच्छी सेल्स हुई है अहमदाबाद में। इसी के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट सीन है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है लास्ट कुछ सालों में, जो दिख रहा है कमर्शियल स्पेस टेकअप में भी। जो मार्केट में हम करीब 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट की बात करते थे सालाना, वो लास्ट ईयर तक वो बेंचमार्क बढ़ के करीब डबल हो गया था, 2 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया था। अब 3 मिलियन स्क्वायर फीट की हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आने वाले समय में रेजिडेंशियल की डिमांड कैसे रहेगी वो दर्शाता है। तो जो इसे सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होगा कि अफोर्डेबल सप्लाई आते रहे। और अफोर्डेबल से मेरा कहना केवल सस्ते घरों की बात नहीं है, हर सेगमेंट के लिए प्राइस अलाइंड रहे जो आज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस पे बहुत फोकस रहा है वो कंटिन्यू रहे। और ये अगर जारी रहेगा तो फिर कमर्शियल एक्टिविटी का जो भी बेनिफिट है वो रेजिडेंशियल मार्केट में भी दिखेगा आने वाले समय में। जी, तो हमने यहाँ इन डिटेल रेजिडेंशियल मार्केट की तो बात की, पर ऑफिस स्पेस के अभी आपने एक रिपोर्ट में सारे सिटीज़ का एक अच्छी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो ऑफिस स्पेस के लिए ये साल, ये हाफ ईयर कैसा रहा है, किस तरीके के आपके फाइंडिंग्स हैं? तो ऑफिस स्पेस के लिए 2019 एक रिकॉर्ड ईयर था। हमने करीब 60-61 मिलियन स्क्वायर फीट का एब्जॉर्प्शन देखा था 8 शहरों में। नाउ हुआ ऐसा कि वहाँ तक ट्रैजेक्टरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन फिर अचानक से कोविड भी आया और कोविड की वजह से फोर्स्ड वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ा, विच मीन्स दिस प्रोडक्ट डिड नॉट हैव एनी यूज़ देन। कि जब घरों से बाहर निकलना नहीं है, आपको ऑफिस जाना नहीं है, तो फिर उसका कॉस्ट मेंटेन करने की या क्या ज़रूरत है। तो फिज़िकल ऑक्यूपेंसीज उस टाइम पे बहुत गिर गई थी, कई मार्केट्स में तो 10-20% पे भी आ गई थी। और उसी की वजह से हमने देखा कि डिमांड गिर गई 2019 के लेवल से ऑलमोस्ट आधी हो गई आने वाले साल में 2020 में। लेकिन अब जो 2020 से जो 20, 21, 22 में जो हमने देखा था कि एक डेफिसिट क्रिएट हुआ, क्योंकि लोगों का बिज़नेस बढ़ रहा था लेकिन उस तरीके से उन्होंने स्पेस साइन अप नहीं की। इसी के साथ में हायरिंग हुई थी, लेकिन उस हायरिंग का या हेड काउंट का कन्वर्जन नहीं हुआ था स्पेस में, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस रिमोट वर्किंग या हाइब्रिड वर्किंग में थी। अब आज हम ये देख रहे हैं लास्ट समझ लीजिए 24 महीनों में कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिस फर्स्ट मॉडल पे आ रही है। और ऑफिस फर्स्ट मॉडल का मतलब ये है कि रिमोट वर्किंग अगर होगी तो भी वो एक HR फीचर या एम्प्लॉई फ्लेक्सिबिलिटी फ़ीचर के हिसाब से होगा, नॉट एज अ बिज़नेस प्रायोरिटी फ़ीचर। और जिसके वजह से डिमांड जो है ऑफिस स्पेस की वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से देखी गई है। इसी के साथ में जो हायरिंग जो हुई है IT सेक्टर में पर्टिकुलरली लास्ट कुछ सालों में, लेकिन रिमोट वर्किंग हो रही थी, तो अब वो स्पेस के लिए उन्हें कैंपस डेवलप करने पड़ेंगे, ऑफिस स्पेस साइन अप करनी पड़ेगी ताकि वो लोग आके ऑफिस से काम कर पाए। डिपेंडिंग ऑन क्या मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया है, हाइब्रिड किया है, ऑफिस ओनली मॉडल किया है, लेकिन इन सभी के वजह से एक अच्छी डिमांड वापस से आते हुए दिखी है। और इसी के साथ में जैसे हमने देखा है कि जो आर्थिक स्थिति है तो कुछ मॉडरेशन ज़रूर आया है लास्ट 1-1.5 सालों में। ब्याज की दरें ग्लोबली हाई रही है, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लोस पे भी इम्पैक्ट पड़ा, डोमेस्टिक लेवल पर भी इंटरेस्ट रेट्स हाई रही है, जिसकी वजह से थोड़ा मॉडरेशन आया। लेकिन स्टिल हम अभी भी बात कर रहे हैं करीब 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देश की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकनॉमीज़ में है। और
इस वजह से काफ़ी रुझान रहा है ग्लोबल कॉरपोरेशंस का भी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाने का, यहाँ के कंज्यूमर्स को अपने ब्रांड्स ऑफ़र करने का, या ऑफिस स्पेस सेटअप्स लगाने का, वर्क डिलीवरी सेंटर्स बनाने का, जिसका बेनिफिट इस साल के 72 मिलियन स्क्वायर फीट के एब्जॉर्प्शन में दिखा है। जी, और विवेक जी, अब आखिरी सवाल कि आगे का आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी फाइंडिंग्स, इतना आपका जो रिसर्च है आगे कौन सी कैसी दिशा दिखा रहा है? देखिए, अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये समझ में आ रहा है कि ऑफिस स्पेस का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे हमने देखा करीब 50 से 55 मिलियन स्क्वायर फीट का जो डेफिसिट क्रिएट हुआ था 2020 से लेकर 2022 में, उसमें से कुछ हिस्सा इस साल एब्जॉर्ब किया गया है और कुछ आने वाले सालों में होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ की जो रफ्तार है वो ऑफिस स्पेस में तो जारी रहेगी। हाउसिंग के केस में हम ये देख रहे हैं कि कुछ सेगमेंट्स में वो पैची होने लगी है, चाहे जैसे हमने देखा एनसीआर में सेल्स गिरी है, और हम कई मार्केट्स में देख रहे हैं जो लोअर सेगमेंट्स है या मिड सेगमेंट्स में भी प्रेशर आने लगा है। वहाँ पे वाइल लेवल्स बढ़ते रहे या सेल्स का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रोथ रेट हर जगह समान नहीं रहेगी, और इसलिए बहुत ही कॉशियसली सारे स्टेक होल्डर्स को प्लान करना होगा। कस्टमर्स को क्या चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कि भाई क्या अमेनिटीज़ है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिटी है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज 3 साल पहले ये इतनी बड़ी बात नहीं थी प्राइसिंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। अब लास्ट 3 सालों में हमने देखा है कि प्राइसेस भी बढ़े हैं, ब्याज की दरें भी बढ़ी है, और अभी ब्याज की दरें बहुत जल्दी से कम नहीं होती हुई दिख रही है। तो कस्टमर्स के लिए बहुत ही एक कॉशियस कॉल होगा अपनी अफोर्डेबिलिटी का अंदाज़ लगा के घरों के लिए कमिट कर पाना, और इसी के लिए डेवलपर्स को भी उस लाइट में सोचना होगा कि क्या प्राइसिंग अभी भी अलाइंड है, जो नेक्स्ट सेट ऑफ वो लॉन्चेस करेंगे क्या वो प्राइसेस अलाइंड रहेंगे कंज्यूमर्स के नीड के साथ में। अगर वो करते रहेंगे तो फिर हाउसिंग मार्केट में भी मोमेंटम जारी रहेगा। जी विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ શોમાં પણ હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC વિચાર. નમસ્કાર.